हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीसीएम क्लासेस। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बच्चों बताया था आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, मूल आवेश, परीक्षण आवेश। फिर उसके बाद हमने आपको हेडिंग डलवाई थी आवेश का क्वांटीकरण, Q बराबर Na। अब हम आवेश का क्वांटीकरण आपको किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता एक पूर्णांक संख्या होती है। किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी या संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, उसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, Q बराबर Na। जो आवेश की कमी या अधिकता एक पूर्णांक संख्या होगी (2) यानी आवेश की जो संख्या होगी n बराबर n की संख्या पूर्णांक होगी, कोई रेशनल नंबर्स में नहीं होगी। क्या होगी? एक पूर्णांक संख्या, जहां n बराबर E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, n बराबर 1 2 3। यदि एक क्वेश्चन आता है और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और जहां Q बराबर कुल आवेश, यहां पर Q बराबर कुल आवेश, Q बराबर कुल आवेश, n बराबर पूर्णांक संख्या प्लस माइनस 1, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यदि एक क्वेश्चन आता है, यदि एग्जांपल जैसे Q बराबर 1 दिया हो, Q बराबर 1 कूलम, यह Q बराबर 1 दिया है और n बराबर पूछा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? n बराबर Q अपॉन E। तो n बराबर Q का मान कितना है? 6.25। आप सॉल्व कर लेंगे 6.25 इंटू 10⁻18। कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻+18। अब नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, आप समझते जाइए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। किसी विलगित निकाय का आवेश संपूर्ण नियत रहता है, यानी किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव नियत रहता है, जो कभी कम ज्यादा नहीं होता है, वो हमेशा नियत रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का आवेश नियत रहता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का आवेश नियत रहता है। कैसा रहता है? नियत रहता है। न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। किसी विलगित निकाय का आवेश एक नियत होता है। कैसा होता है? किसी विलगित निकाय का आवेश नियत होता है। आवेश नियत होता है, यानी उसे न तो नष्ट किया जा सकता है और नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। चलिए, ये हो गया आवेश संरक्षण का सिद्धांत। न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। अब लिखिए आवेश के गुण। अब हेडिंग लगाइए आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? आवेश के गुण। आवेश एक अदिश राशि है। पहले आप लिखें आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि। फर्स्ट नंबर अदिश राशि। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश सजातीय, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सजातीय राशियों के बीच प्रतिकर्षण आवेश और विजातीय राशियों के बीच आकर्षण आवेश लगता है।
यानी प्लस प्लस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल यानी प्रतिकर्षित। यानी सजातीय आवेश हो गए तो इसके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण यानी रिपेल करेंगे वो। और सजातीय माइनस माइनस यही प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। यदि विजातीय यानी एंटी जैसे एक प्लस एक माइनस तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे यदि माइनस प्लस तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चलिए कितना नोट कीजिए। चलिए चलते हैं आगे। कूलाम का नियम, अब हेडिंग लगाएंगे कूलाम, ये तो हो गया बेसिक्स। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। लिखिए कूलाम का नियम, हेडिंग लगाइए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या कहता है, एक ये आवेश है Q1 और एक ये आवेश है Q2। कूलाम का नाम आवेश क्या कहता है, इनके बीच बल है F। इनके बीच बल कितना है F। इनके बीच की दूरी है स्मॉल r। दूरी कितनी है, स्मॉल r। कूलाम, ये दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल r, इनके बीच जो बल लगा है वो क्या है, स्मॉल f। तो कूलाम का नियम कहता है किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कूलाम का नियम क्या कहता है, अब लिखें किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी स्मॉल r, इनकी बीच की दूरी क्या है, स्मॉल, इनकी बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आवेश का, ये कूलाम का नियम कहता है। इसे समीकरण डालेंगे फर्स्ट, इसे क्या डालेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे समीकरण डालेंगे फर्स्ट और इसे डालेंगे अलग अलग सेपरेट करके लिख लेते हैं। इसे डालेंगे 1/r² को समीकरण नंबर सेकंड। ये तो हो गया किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर फर्स्ट, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसे डालेंगे समीकरण नंबर सेकंड। तो अब हम समीकरण 1 व 2 से आगे लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से नहीं मिलाएंगे तो F अनुक्रमानुपाती F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ r²। तो अब जिसका प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट F इक्वल टू K, एक K कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन r², K बराबर F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। जहाँ r K क्या है, यहाँ K कांस्टेंट है। क्या है K कांस्टेंट, जहाँ K इज कांस्टेंट यानी K नियत है। K कहता है, K कैसा है, नियत, कांस्टेंट। चलिए ऊपर से साफ कर लेते हैं। इतना नोट कीजिए, मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए।
अच्छा, सीजीएस पद्धति में अब आगे देखेंगे। सीजीएस पद्धति में के का मान यानी एफ का मान क्या होता है, एफ का मात्रक क्या होता है सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में सीजीएस पद्धति में जो एफ बल का मान होगा वो होगा डायन। क्या होगा, डायन। क्या होगा, डायन। और जो एसआई पद्धति में हो, एसआई पद्धति में क्या होगा, एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन। न्यूटन। एसआई पद्धति में एफ का क्या मान होगा, वो एफ का क्या मात्रक होता है, होगा न्यूटन। तो एफ जो के कांस्टेंट है उसका मान होता है, इधर के कांस्टेंट का मान होता है, इतना नोट करेंगे, के कांस्टेंट का मान होता है, इतना साफ कर लेते हैं, के कांस्टेंट का मान होता है 1 यानी एफ बराबर, पहले के का मान ही लिख लेते हैं, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ इसका मान कितना होता है 9, जहाँ के का मान इतना होता है। अब इसे हम इसमें लिखते हैं समीकरण नंबर 3 में, तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 × K2/R²। अब यहाँ के का मान पुट कर दिया, यहाँ हमने के की वैल्यू पुट कर दी समीकरण 3 में के का मान रखने पर। यहाँ लिख लेंगे के का मान हो गया ये, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 3 में के का मान रखने पर, समीकरण 3 में के का मान रखने पर, समीकरण 3 में के का मान रखने पर, तो ये हमारा सॉल्व होके आ गया। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसका मान तो मैंने पूरा आपको बताई। यहाँ एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। यदि हम इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पुट कर लेते हैं तो यदि हमारा जो फाइनल ये भी और जो नेक्स्ट फाइनल हमारा जो समीकरण आएगा बन के वो आएगा F = 9 × 10⁹ Q1 × Q2/R²। R² न्यूटन, क्या आ जाएगा, न्यूटन। ये हो गया हमारा सॉल्व। ये हो गया हमारा सॉल्व, इसे नोट करें। अब आगे लेके बाह्य निर्वात के लिए, ये तो किसी माध्यम के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, किसी माध्यम के लिए। अब लेके बाह्य या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु निर्वात के लिए, वायु निर्वात के लिए हम बाह्य निर्वात के लिए के बराबर 1 रख देते हैं। बाह्य निर्वात के लिए सीधा क्या करते हैं, के बराबर 1 रख देते हैं। क्या करते हैं, के बराबर 1। और जब एकांक आवेश के लिए बाह्य निर्वात के लिए के बराबर 1 रखते हैं, और एकांक आवेश के लिए क्या करते हैं, एकांक आवेश, एकांक आवेश के लिए क्या करते हैं, F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन, Q1 = Q2 = Q, R बराबर 1 मीटर।
जब इसे पुट करेंगे उस समीकरण में, जब इसे पुट करेंगे, इस मान को इस समीकरण में जब पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, इस मान को जब इस समीकरण में पुट करने पर आएगा हमारा 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, तो इसकी हम क्या रखें, Q R बराबर 1, R बराबर 1, तो इससे ये गया, तो क्या आया हमारा Q, क्या आया हमारा, एक Q1 दोनों की जगह Q रख लेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा Q इंटू, तो Q स्क्वायर बराबर 1, तो Q बराबर प्लस माइनस के 1। एकांक आवेश के लिए हमारा क्या आ जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस के 1। एकांक आवेश के लिए आ गया हमारा Q बराबर प्लस माइनस के 1। चलिए इतना नोट कीजिए, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक सेकंड बच्चों, थोड़ी इंक डाल लेता हूँ मैं इसमें मार्कर में। वो मैंने आपको बताया निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होता है, F, इसका मान है आप निर्वात की, बाह्य निर्वात की वैद्युतशीलता 9 इंटू 1/4πε0 है जो 9 इंटू 10⁵, इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका मात्रक। अब इसमें जो ε0 है उसका मात्रक, उससे हम कहते हैं वायु निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या कहते हैं, वायु निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका क्या मात्रक होता है, इसका मात्रक, इसका उल्टा कीजिए, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका क्या मात्रक होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान लिखिए, ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻12। इसका मात्रक उल्टा कीजिए, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब लिखिए, अब इसमें नोट डाल के लिखिए है कूलम के नियम की सीमाएं, क्या लिखिए, कूलम के नियम की सीमाएं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं सीमाएं, कूलम के नियम की सीमाएं। कूलम के नियम की क्या क्या सीमाएं थी, कूलम का जो नियम था वो एक बिंदु आवेश के लिए था, पहली सीमा थी वो बिंदु आवेश के लिए था। कूलम का नियम जो किसके लिए था, एक बिंदु आवेश के लिए, किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए। और जो दूसरी थी वो R बराबर 10 टू द पावर R इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस के 15 मीटर, R इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस के 15 मीटर से कम के लिए, R इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस के 15 मीटर से कम के लिए, से कम के लिए, से कम के लिए।
और जो तीसरी थी वो ये थी, ये वायु अंतर्वात के लिए ज़्यादा सही था। ये वायु या अंतर्वात, ये है वायु अंतर्वात, ये वायु अंतर्वात के लिए ज़्यादा सही था। ये है वायु अंतर्वात के लिए ज़्यादा सही था। आगे पॉइंट लिख ली, भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए के का मान भिन्न था, यानी कि भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए। अब चल इतने पॉइंट सीमा में नोट कर लीजिए, आगे लिखिए, नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिख लीजिए, भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए के का मान भिन्न, क्या भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए, भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए के का मान जो था वो भिन्न था। क्या था? भिन्न, डिफरेंट। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए के का मान भिन्न था। दूसरा था वायु अंतर्वात के लिए के का मान 1, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जल के लिए के का मान 81, वाटर के लिए, जल के लिए के का मान कितना था? 81। जल के लिए के का मान कितना था? 81। कितना था? 81। जल के लिए कितना मान था के का? 81। चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए अब आगे चलते हैं, रेखीय आवेश। ये अगर पूछे भी जाएंगे बोर्ड्स में तो 1 नंबर के, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि आगे हमें ये डेरिवेशन बहुत काम आने वाले, इसलिए हेडिंग लगाइए रेखीय आवेश। रेखीय आवेश, रेखीय आवेश, हेडिंग लगाइए रेखीय आवेश। रेखीय आवेश बराबर क्या होता है? लैम्बडा वाला। रेखीय आवेश का सूत्र क्या है? लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। हम इसी से परिभाषा बनाएंगे, हम इसी से परिभाषा बनाएंगे। रेखीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व, हेडिंग लगाइए रेखीय आवेश घनत्व। घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। अब हम इसका सूत्र है लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसी से हम अभी देखिए, इसी से हम बनाएंगे सूत्र। रेखीय आवेश घनत्व का हम परिभाषा लिखेंगे, एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिससे हम लैम्बडा से हैं, इसे क्या है? ये लैम्बडा, जिसे हम लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्बडा से। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर। एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इससे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर। लिखिए, इतना नोट कीजिए। अब लिखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व, हेडिंग डालिए आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, हेडिंग लगाइए आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या हेडिंग लगानी है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसका, इससे आवेश के पृष्ठ घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा। इसका सूत्र होता है स्मॉल सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसका क्या होता है फॉर्मूला? स्मॉल सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब इसकी हम परिभाषा अपने हिसाब से बताएं। ए मतलब होता है एरिया, तो इसका जो फॉर्मूला मतलब इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? एकांक क्षेत्रफल, वो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित,
एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल सिग्मा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल सिग्मा से। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है ये इसका होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए इतना नोट कीजिए। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे क्या हेडिंग लगानी है? वैद्युत क्षेत्र। आगे हेडिंग लगाइए वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें, जैसे ये आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत का अनुभव करता है। जिस आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। किसका? वैद्युत बल का अनुभव करता है। उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। यानी आवेश समुदाय के चारों ओर, मतलब चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश इसमें हम कोई आवेश जैसे डाले तो वैद्युत बल का अनुभव करे। किसका अनुभव करे? वैद्युत बल का। तो हम उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। लिखिए, नोट कीजिए, वैद्युत क्षेत्र। इसे समझ गए। अब आगे हेडिंग आती है वैद्युत बल रेखाएं। क्या आती है? वैद्युत बल रेखाएं। आप समझते जाइए। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एक धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है। जिसमें क्या होता है? एक धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी कि जिसमें एक हमें दिखाई नहीं देता, इमेजिनरी हम मानते, इसमें एक प्लस 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 चलने के लिए स्वतंत्र हो, एक धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखा। अब हेडिंग लाइक वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लाइन्स। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। हेडिंग लिखिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण में पहले पॉइंट लिखिए, वैद्युत बल रेखा धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर किस पर समाप्त होती हैं? वैद्युत बल रेखा धनावेश से चलकर किससे समाप्त होती हैं? ऋणावेश पर। किससे समाप्त होती हैं? ऋणावेश पर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वैद्युत बल रेखा धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यानी ये प्लस से निकलती हैं और माइनस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। माइनस की ओर अंदर आ रही हैं और प्लस से ये निकल रही हैं। क्या कर रही हैं? निकल रही हैं। वैद्युत बल रेखा धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं।
अब आगे अगला पॉइंट लिखिए, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश के चलने की दिशा को व्यक्त करती है। अगला पॉइंट लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। कैसी होती? वैद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत, यानी 90 डिग्री। वैद्युत बल रेखा कैसी होती? चालक के पृष्ठ के लंबवत। जैसे हमारा एक यहाँ चालक हुआ तो अभी इस कैसे हुई? लंबवत। वैद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 4, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि वो काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे ये दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, प्लस से निकल रही हैं, माइनस की ओर जा रही हैं, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। यदि काटेंगी तो इनके कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या खींची जा सकती है? एक स्पर्श रेखा। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, इनके बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इतना नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।